अगर अभी कुछ हो जाता है, ना सोशल मीडिया रहता है, ना फेसबुक रहती है, ना यूट्यूब रहती है, फिर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पकौड़े बेचूंगा। जब मैंने सियासत पे बात की, उन्होंने उठा के मेरी माँ को गाली दी। मैंने जब डोमेस्टिक इश्यूज पे बात की, मेरे पाकिस्तानियों ने उठा के मेरी माँ को गाली दी। अब मुझे एक बात बताएं, मैं पागल हूं? डकी की गिरफ्तारी से कहीं पहले तक एप्लीकेशन हमसे रब्ता करते थे, और हम उनके लिए इस काम में बड़े बेहतरीन लोग हैं। उन 4 भाइयों से सवाल ये पूछना है कि जब आपकी शादी हो जाएगी और आपके बच्चे हो जाएंगे और उस बाहर वाले भाई के भी बच्चे होंगे, तो आपकी बीवियां जब मुआवजा करेंगी उसके साथ कि उसकी बीवी तो इतनी खुशहाल है, उसकी बीवी ने तो इतना सोना पहना, उसकी बीवी तो फलां ब्रांड का सूट पहनती है, उसका बच्चा तो फलां स्कूल में पढ़ता है, और आप कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही है या इसके अलावा आपके बिजनेसेस भी हैं? मैं आपको हल्फन एक बात बताता हूँ, पकौड़े बेच लूंगा, फ्रूट बेच लूंगा, बेइंतहा बेचूंगा। आप बहुत ही अजीम माँ के बेटे हैं, बहुत अजीम बाप के बेटे हैं। क्यों आप आज के इस नफरतों के दौर में प्यार की बात करते हैं? अदब आपके लफ्ज़ से झलकता है, जो कि मुझे आज के नौजवान में बहुत कमी मिलती है। मुझे आप जैसे लोगों से बड़ी हिमायत है और सपोर्ट मेरी हमेशा आपके साथ रहेगी। मर्द को मर्द 3 चीज़ें बनाती हैं: मोहब्बत में धोखा, जेल की सुलाखें, परदेस। अब आप पूछें ये बात आपने किससे ली? माँ बाप की खिदमत के लिए तो नौकरानियाँ होती हैं ना, राइट। बीवियाँ तो आपके सरों का ताज है। मैं प्रदेश भी रहा हूँ, मैं जेल में भी रहा हूँ, मोहब्बत में धोखा भी खाया, सारा कुछ किया। तो भाई ये तजर्बे की बातें हैं, या आप मुझसे ले लें, आपको जरूरी है? मैं आपको कह रहा हूँ बाहर खड्डा है, आप गिर जाएंगे तो आपने गिर के सीखना है। मेरी बात मान लें। एक तो तय है कि जब आप सोशल मीडिया पे ना, आप भी कितना डिसेंट कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद है बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, वालिदैन आप। जो हमारे कुछ भाई बाहर हैं परदेश में, आपको बहुत देखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, और उनके मसाइल भी आप अमूमन उसको डिस्कस करते हैं, जैसे आपने अभी ये फाइनेंशियल क्राइसिस और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आपको लगता है कि सोसाइटी में ये भी लर्निंग होने वाली है कि अगर एक मर्द है वो बाहर से आपको अमाउंट भेज रहा है, उसको किस तरह से एक्सपेंड करना है? आप थोड़ा सा इस पर ज़रूर बताएं कि उसको कैसे खर्च करना है, कैसे सेविंग करना है। भाई उनका ये मसला नहीं है। फैन ने कॉल की, उन्होंने कहा कि जी भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला हूँ, सोचा आखिरी दफ़ा आपसे बात कर लूँ। मेरी बीवी ने जो है वो ऐसे गैस को खुला छोड़ दिया। मेरी माँ जब गई तो उन्होंने तीली जलाई और आग लग गई और मेरी माँ मरने वाली थी। मैंने कहा उस वक्त आपकी बीवी किधर थी? आप सही तरीके से उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे जो बाहर के लोग हैं। उनका मसला ये नहीं है, उनका मसला ये है कि उनकी बीवी पाकिस्तान में है और बीवी उनकी अपने माँ बाप के पास है। तो मैंने कहा ये बात आपको बताई किसने? उन्होंने कहा जी मेरी माँ ने बताई है, मेरी बहन ने बताई है। तो मैंने कहा आपकी बीवी का क्या मौक़िफ़ है? वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। अब जब मैंने उसे ये एंगल दिया तो उसे बड़ी बातें समझ आने लगी। उसने कहा अच्छा ये। मैंने पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का ख्वाब नहीं कभी देखा। मैंने एक शहर का ख्वाब देखा है। मेरे अल्लाह ने मुझे 5 दफ़ा मदीना, 4 दफ़ा दिखाया है। 5 दफ़ा सऊदी अरेबिया गया हूँ, अल्लाह का घर 5 दफ़ा देखा है, 4 दफ़ा मदीना शरीफ देखा। मैं ये देखता हूँ कि आपकी अमूमन कोई तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है जब आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठे होते हैं। क्या फीलिंग होती है? और जब वहाँ से वापस आते हैं तो उस वक्त की फीलिंग ज़रूर बताइएगा, जब आपको पता है कि यू आर नाउ लिविंग मदीना शरीफ। पता नहीं अगली दफ़ा आने का मौका मिलता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सैयद मुआज़ बुखारी पॉडकास्ट। हाज़रीन, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी खुश मिजाजी, खुश अखलाक़ी की वजह से लोगों के दिलों में घर बनाते हैं। मेरे आज के मेहमान जनाब आसिफ जट हैं, जो एक पॉडकास्टर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और एक समाजी कारकुन भी हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम। आसिफ भाई, हम ज़रा आपसे सबसे पहले आपके बारे में, आपके माजी के बारे में जानना चाहते हैं। आसिफ कहाँ पैदा हुए और बचपन कैसा गुजरा? बचपन जैसा सबका गुजरता था हमारे दौर में। हम 87 मेरा बर्थ ईयर है, तो लेट 80s वाले और अर्ली 90s वालों का बचपन ऐसा गुजरा है कि हमने हर दुनिया की वो खेल खेली है जो पाकिस्तान में खेली जाती थी। अब नहीं, हम वो आखिरी थे। हमने बंटे भी खेले, हमने कबड्डी भी खेली, क्रिकेट, फुटबॉल और बहुत सारी ऐसी गेम्स जो मतलब है कि आज के बच्चे जिन्हें एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अच्छा, सेफ वक्त था। हमने 4 आने भी देखे, 8 आने भी देखे, 1 रुपया भी देखा, है ना, 2 रुपये देखे। हमने जो है पतंगे देखी, जब वो पतंगे जो गले नहीं काटती थी, है ना, हम वो उड़ाते थे। हमने बड़ा खुशगवार बचपन देखा। पैदा मैं रावलपिंडी में हुआ था, मेरा ननियाल है।
और गांव हमारा यानी ददयाल साइड जो है पिंड पंचवड़ियाँ तहसील खारियाँ है। हम लोग 1993 में झेलम में शिफ्ट हो जाते हैं। गांव में तालीम का रुझान उस तरह नहीं था, स्कूल्स इतने अच्छे नहीं थे, तो 1993 से लेकर अब फिर हम झेलम के हो गए हैं। अपना घर इधर बना लिया, तो बस ऐसे ज़िंदगी गुजरी थी। और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कितनी तालीम हासिल की? मैंने जी बीकॉम किया। बीकॉम किया जी, पहले मैंने एफजी स्कूल से, मेरे बड़ी प्यारी यादें हैं उस स्कूल से वाबस्ता। 1993 से 2003 तक मैंने एफजी स्कूल में गुजारा। उसके बाद मैंने कमर्शियल कॉलेज झेलम से बीकॉम किया और फिर तालीम को जो है मैंने बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं किया। मैंने सऊदी अरेबिया में चला गया हसूल रिस्क के लिए। उसके बाद 2010 में मैं पाकिस्तान वापस आया, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 2015 में रेडियो को ज्वाइन किया। अच्छा। 2016 में एक टीवी चैनल को ज्वाइन किया और फिर ये जर्नी जो है वो आज आपके सामने। ठीक है, किस मुकाम पर आके ये पता चला कि मैं तो शायद इस फील्ड के लिए बना हूँ, मैं सोशल मीडिया पर जाऊँ और मैं उसमें कामयाब भी हो सकता हूँ? अच्छा, मैं नहीं चाहता था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ या मैं कोई जर्नलिस्ट बनूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ, बस ये एक्सीडेंटली हो गया। मैं तो म्यूज़िक करना चाहता था। अच्छा। अपने म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए रेडियो वालों के पास गया, वहाँ जाके उन्हें गाना सुनाया। एक प्रोग्राम में जैसे मेज़बान होता है वो बातें पूछता है, हम गेस्ट होते हैं, बातें भी पूछी गई, गाने भी गाए गए। तो आखिर पे उन्होंने कहा कि यार गाना तो चलो ठीक ही गाते हो, बातें अच्छी करते हो, तुम ब्रॉडकास्टर बनो। ठीक है। तो बस वो ब्रॉडकास्टर बन गए। ब्रॉडकास्टर बनते बनते फिर अच्छा दौर सख्ती का था वो। हमने 6 महीने सिर्फ ट्रेनिंग ली इस माइक पर बात कैसे की जाती है। पहली दफ़ा जब मुझे स्टूडियो से बाहर निकाला गया तो उस वक्त मैंने एक लफ्ज़ को गलत प्रोनाउंस कर दिया था। अच्छा। और वो लफ्ज़ भी गलत था। अच्छा, ठीक है। तो मुझे उठा के बाहर फेंक दिया गया है कि आप तो अभी जो है वो जा नहीं सकते। तो ये सर हमारा उस वक्त का हाल अहवाल था। आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह के करम से चीज़ें बेहतर होती गई। ठीक है आसिफ भाई, अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। स्पेशली टिकटॉक की फीड देख लें, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या बेसिक तरबियत की कमी है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पाकिस्तान में पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ट्रेंड्स को ज़्यादा लॉन्च करता है? अच्छा देखें, इसमें सोशल मीडिया का कोई कसूर नहीं है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज आप हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं, इनके ऊपर से अथॉरिटी जो है उसको ख़त्म कर दें, जो इनको रेगुलेट करती है, तो पैमरा जो अथॉरिटी है उसको ख़त्म कर दें, तो आप बताएं टीवी चैनल्स का क्या हाल होगा? राइट। आपको पता है कि जिन्नात के जादू टूने वाले एड्स चलते थे, हकीमों की स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ चलती थी, ये सब कुछ चलता था ना। तो एक अदारा आ गया, चीज़ें बेहतर हो गई। इसी तरह सोशल मीडिया को रेगुलेट कौन करता है? अगर कोई रेगुलेट ही नहीं करता, सब अपनी आज़ादी से अपने ख्याल का इजहार करते हैं, तो फिर जाहिर है उसमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे। इसमें बुरा मानने की बात क्या है? इसने तो हमें आईना दिखाया, इसका शुक्रिया कि आज कम से कम अपने मसले को जानते हैं कि हम कितने पीछे हैं, कितने अहमक हैं और कितने बदलिहाज हैं, हम क्या हैं वो आज हम एटलीस्ट जानते हैं ना। तो अब ये एड्रेसेबल है। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम क्या है। ये सारी चीजें तो नमूदार हुई हैं, जैसे बारिश में नहीं वो आ जाती हैं ऊपर, जी जी जी, गर्मी में आ जाते हैं ऊपर। लेकिन आसिफ भाई, ये जो मादर पिदर आज़ादी है, ये ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत अफेक्ट कर रही है। जो आजकल के कुछ स्पेसिफिक डेली व्लॉगर्स हैं जो नेगेटिव कंटेंट दिखाते हैं और फिर वो उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है। तो क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं सारा दिन बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों में कम्युनिकेट करता हूँ, तो उनके लिए, जिस तरह आपने बताया आप बचपन में खेलते थे, बंटे भी खेलते थे, बाहर भी जाते थे, टायर भी चलाते होंगे, तो अब के बच्चे तो फिजिकली भी उस तरह से स्ट्रांग नहीं है और मेंटली भी स्ट्रांग नहीं है। हमेशा से, जब से अज़ल से दुनिया है, दो पावर्स है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये एक दूसरे को compete करती हैं। कभी डोमिनेट करती है किसी दौर में नेगेटिव एनर्जी। वो क्या दौर गुजरा होगा जब करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए हों। आप उस वक्त नेगेटिविटी का आलम देखें कि दुनिया किस समत में थी। इमाम हुसैन के साथ थी, वो तो 72 लोग थे, बाकी लोग किधर थे? तो उस वक्त नेगेटिविटी का दौर था, वो अरूज था। फिर कभी पॉजिटिविटी, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, तो
पॉजिटिविटी अपने इंतहा पर थी, बैलेंस है ये। आज आप ये देखिएगा कि आपको ये जवाब नहीं देना है कि ये सोशल मीडिया, ये फला, ये चीज़ें जो है ये बच्चों को ख़राब कर रही हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि ये यहाँ पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, दीज आर द रॉन्ग पीपल जिनको हमारे बच्चे फॉलो करते हैं और वो उनसे सीखते हैं कि पैसा कैसे लुटाया जाता है और नमूद नुमाइश कैसे की जाती है और मादियत में कैसे घुसा जाता है। आप ये कहते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मैं और आप क्यों नहीं उनके रोल मॉडल बन सके? हमारे कंटेंट में क्या कमी है? मैं किसके लिए कंटेंट बना रहा हूं, फिर आप किसके लिए बना रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो जो नेगेटिव साइड ऑफ द एलिमेंट है, वो हमसे ज्यादा अच्छे कंटेंट क्रिएटर तो है ना। जी ऐसे ही है। ठीक, देखें, एक बच्चा जो है ना वो एक न्यूट्रल पर्सनालिटी होता है। उस एंटिटी को ये नहीं पता कि मैंने पॉजिटिव साइड पे जाना है या नेगेटिव साइड पे जाना है। उसके आगे तो दोनों रास्ते हैं। मैं भी तो उसे नजर आता हूं ना, आप भी तो नजर आते हैं और वो भी नजर आते हैं जो नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं। तो उसे वो क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब हमारी कंटेंट के लिए, हाँ, इसमें मुझे और आपको ज्यादा मेहनत करनी है। हुकूमती सतह पे प्लानिंग की जरूरत है कि हम कैसे, अब क्योंकि ये याद रखिएगा, जंग जीतनी है कंटेंट, इलेक्शन जीतना है कंटेंट, आपने तब्दीली लेकर आनी है कंटेंट, आपने तहरीक चलानी है कंटेंट, कुछ भी करना। आप देखें ईरान यूएस वॉर देखें, कौन जंग जीता? ये कंटेंट डिसाइड कर रहा है भाई। रियल टाइम में किस जगह पर कितनी तबाही हो रही है ये मैटर ही नहीं कर रही, बयानिया किसका अच्छा है। प्रोपेगेंडा वॉर कौन जीत रहा है? यस, आप ये देखेंगे इसके अंदर मैं और आप जो है वो कमजोर हैं भाई। मैं तो अपनी गलती तस्लीम करता हूं, मुझे बेहतरी की जरूरत है। लेकिन इसमें जैसे हम देखते हैं कि स्टेट लेवल पर अगर बच्चों को अच्छी एंटरटेनमेंट दी जाए, हम देखते हैं मदनी चैनल ने कार्टून्स बनाए, बच्चों ने बहुत शौक से देखा, बहुत अच्छा काम किया, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करता हूं। इस तरह अगर हम पॉजिटिव छोटे बच्चों को मैं खुद बैठ के देख लेता हूं बच्चों के साथ, ऐसी बच्चे, वो जो कार्टून कैरेक्टर है गुलाम रसूल, वो ऐसी चीजें बताता है, मुझे भी नहीं पता होती, राइट, एज ए पेरेंट नहीं पता होती तो बच्चों को तो। और हमारे बच्चे इससे पहले क्रिश देखते थे और वो कार्टून्स देखते थे जो शायद उनको हमारा ताल्लुक नहीं है ना। मैं मिसाल देता हूँ भाई, मेरे दौर में ना देखिए एंटरटेनमेंट थी, मेरे दौर में एंटरटेनमेंट पता क्या थी? तारिक अजीज शो, जी, नईम बुखारी, नईम बुखारी साहब होते थे, पीटीवी के ड्रामे होते थे और ड्रामों में अदब होता था, अदब था, राइट। तो हम सीखते थे। अगर मैं आज एंकर बना हूं तो मैंने अपने दौर में देखा किसको है? मैं तो तारिक अजीज को देख के आ रहा हूं भाई, मैं नए दौर के लोगों को नहीं देख के आ रहा, तो मैं उन जैसा ना बना। मैं एक उनका, आप कह लें कि एक छोटा सा 1%, शायद मैं 1% से भी कम हूं अगर, तो मैं हूं तो तारिक अजीज का। राइट, मेरी बात को समझे? मैं समझ रहा हूं बिल्कुल। तो ये आपने समझना है कि हमारे दौर में एंटरटेनमेंट स्टेट लेवल पे थी, शोज होते थे, हमारे स्कूल में एक्टिविटीज होती थी, ये सेफ गार्ड वाले आते थे स्कूल में, मुहिम करते थे और वो सारा बड़ा होता था। अब क्या है? अच्छा, अब भी एक्टिविटीज हैं, अब भी एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेनमेंट जो है ना वो जरा बहुत ऊपर चली गई है। तो आपने बस ये देखना है कि आपने बच्चों को देना क्या है, राइट। जो देंगे वो ले लेंगे भाई। आप तो ना मोबाइल देना, क्यों आपने थमाया हुआ है 5-6 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, राइट, वो इंडिपेंडेंटली स्क्रॉल क्यों कर सकते हैं? ऐसे मेरे बच्चे भी देखते हैं, स्क्रीन टाइम उनका भी है, 1 से 2 घंटे स्क्रीन टाइम है। वो 1 से 2 घंटे वो अपनी मर्जी से स्क्रीन टाइम नहीं ले सकते, जो हमने प्ले कर दिया वो देख उनको देखना पड़ेगा। और हम उन्हें जाहिर है कि अगर किसी कार्टूनिक कंटेंट के अंदर भी लेकर जा रहे हो तो उसमें भी हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ सबक हो, ठीक है, रेचल वगैरह ऐसी चीजें। तो ये आपने डिसाइड करना है ना, आप कंट्रोल लेते क्यों नहीं इन चीजों में? ठीक है आसिफ भाई, जब आपने सोशल मीडिया का सफ़र शुरू किया उसके बहुत बाद फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट हुई और बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स फैमिली व्लॉगिंग पे मूव हो गए, आप क्यों नहीं हुए? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, चले ये आपके चैनल के लिए ये हेडलाइन भी हो गई। पाकिस्तान के पहले चंद फैमिली व्लॉगर्स में मैं हूं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं भाई। मैं साबित करने के लिए तैयार हूं ना, रिकॉर्ड पे पड़ी हुई ये चीजें। मेरा कंटेंट तो आगाज होता है वालदा के साथ। हाँ जी, मैं तो खुद की फैमिली व्लॉगिंग। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हमने समझना यह है कि वालदा के साथ क्यों बनाते थे भाई, क्या मसला था तुम्हें? तो मैं हमेशा ये बताता हूं कि एक कहानी थी, मैं लोगों को बताना चाहता था कि माँ और बेटे का प्यार कैसा होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो बॉन्डिंग मैं शेयर करता हूँ अपनी मदर के साथ वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसा नहीं है, आपकी भी अपनी मदर के साथ बहुत बॉन्डिंग होगी, लेकिन अगर आप कभी मेरी और उनकी वो वीडियोस देखेंगे ना, जैसे जी मैंने देखी है, राइट, जैसे दोस्त बैठते हैं,
तो मेरी अपनी माँ के साथ ऐसी बॉन्डिंग क्यों, वालिद रहे सारी जिंदगी परदेश में, ठीक है, वो परदेसी थे, सऊदी अरेबिया में थे, माँ के लिए हम ही थे, हमारे लिए माँ ही थी, तो वो बॉन्डिंग ऐसी बन गई कि बस वही माँ ही दोस्त थी, वही सब कुछ थे, अकेली माँ ने 2 बच्चों को पाला, बड़ी बॉन्डिंग थी। तो वो मैंने इसलिए शुरू किया। अब हुआ क्या कि मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ वो कंटेंट था ही नहीं, वो तो एजुकेशन के लिए था, मुझे तो सियासत पे बात करनी थी, मुझे तो एजुकेशन पे बात करनी थी, मुझे तो मुल्क का टैलेंट बाहर लेकर आना था, मुझे तो हर किस्म के मामलात जो हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उनको दिखाना था, मेरा तो ये मकसद था। जब मैंने सियासत पे बात की, उन्होंने उठा के मेरी माँ को गाली दी। मैंने जब डोमेस्टिक इश्यूज पे बात की, मेरे पाकिस्तानियों ने उठा के मेरी माँ को गाली दी। अब मुझे एक बात बताएं, मैं पागल हूं? मैं आपको ऑन एयर या ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों ये भी लिख दें, इससे भी पैसे कमाते हैं। मैंने अपने माँ के साथ पोस्ट किए हुए कंटेंट से पैसे नहीं कमाए, तो मुझे तकलीफ क्या है गालियां खाने की लोगों से, और मैं क्यों गालियां खाऊं? अच्छा मैं तो खाऊं, मेरा तो नसीब है, मेरा रिस्क इसमें जुड़ा हुआ है, तो मेरा तो अब नसीब है, मैंने तो खानी है, तो माँ बाप को क्यों दिलवाऊं? ये रीजन है कि मैं फैमिली व्लॉगर नहीं हूं, और ना मैं कभी फैमिली व्लॉगर बन सकता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ, जो है मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक कर रहे होंगे, ये उनका मसला है भाई, उनके घर का मसला है। मसला सिर्फ इतना है कि वो लोग जब सोसाइटी के अंदर गलत चीजों को इंडोज करना शुरू करेंगे, तो हम फैमिली व्लॉगर हो चाहे आसिफ जट हो, आप तो रोकेंगे ना, राइट? देखिए आसिफ भाई, पहले हम देखते थे जैद अली टी थे, उसके बाद फुरकान थे, और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने फैमिली व्लॉगिंग की अपनी मदर्स के साथ, आपने की, लेकिन कभी भी किसी ने उसको नेगेटिव पार्ट ऑफ कल्चर नहीं बनाया। लेकिन अभी तो जो हालात हो चुके हैं, शायद जो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने इतना नेगेटिव कंटेंट बनाया है कि अब तो आपको अपनी मदर के साथ पिक्चर अपलोड करते हुए डर लगता है। भाई मैं बता रहा हूं, हमने गालियां खाई। एक तो तय है कि जब आप सोशल मीडिया पे ना, आप भी कितना डिसेंट कंटेंट बनाते हैं, उस्ताद हैं, बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, वालिदैन आप, मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने पहली वीडियो बनाई थी, उस दिन आपके नसीब में लिख दिया गया था कि आपको गालियां पड़ेंगी, और आप लिख ले, ना पड़ी तो मुझे कहना आप गलत थे। सही साबित करने के लिए कुछ इजाजत देंगे तो मैं ही 1-2 लिख दूं। नहीं। बात तो सही साबित, मैं मजाक कर रहा हूँ। जी जी। ये जो बंदा पब्लिकली एक्सपोज हो गया, सामने आ गया, आपको गालियां तो पड़ेंगी। अच्छा क्या इसमें अगर आप मजहबी कंटेंट बनाते हैं, मिसाल के आप मौलाना तारिक जमील है, उससे सॉफ्ट बंदा कौन, आपको गालियां, अच्छा नहीं आप मजहबी स्कॉलर हैं, लेकिन आप हार्श हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट है, आप इंजीनियर अली मिर्जा हैं, आपको फिर भी पड़ेंगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं कि इनसे बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी है, आप गामदी साहब हैं, आपको फिर भी पड़ेंगी। अच्छा ये तो हो गया मजहब की तफरीक। अब आप आ जाए सियासतदान, आप मुल्क के एक बहुत बड़े हीरो हैं, आप इमरान खान हैं, आपको फिर भी पड़ेंगी। अच्छा आप उस तरह के हीरो नहीं है, आप प्योर पॉलिटिशियन है, आप नवाज शरीफ हैं, आपको फिर भी पड़ेंगे। अच्छा नहीं आपका मिलिट्री का बैकग्राउंड है, आप जनरल मुशर्रफ हैं, आपको फिर भी पड़ेंगे। अच्छा छोड़े यार, हम जर्नलिस्ट बन जाते हैं, हम हामिद मीर हैं, आपको फिर भी पड़ेंगे। तो बच्चा कौन? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, हम चलते हैं आपके बिजनेस के सफ़र पर। आप काइंडली ये बताएं कि क्या कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही है या इसके अलावा आपके बिजनेसेस भी हैं? अच्छा देखें, फ्रॉम 2021 और 2020 हमें जो है कुछ पैसे आने शुरू हुए सोशल मीडिया से, जो कि उस वक्त एक घर को चलाने के लिए काफ़ी थे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक मसला ये रहता है कि डाउन हो जाते हैं, आपको स्ट्राइक्स आती हैं और ये प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप क्या करेंगे? अब हमने क्योंकि ये इरादा कर लिया था कि ब्रेड एंड बटर यही रखना है, तो इसके साथ हमने बड़ी तगो-दो के साथ इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक ये चीज़ें कभी भी धोखा दे सकती हैं। तो अल्लाह का करम है, अच्छे माकूल पैसे आ जाते थे, लेकिन ये फिर हमने इस पर रिलाई नहीं किया, इसको छोड़ा। थैंक्स टू डॉक्टर अफान, उन्होंने मुझे कहा कि आसिफ आपको ई कॉमर्स करना चाहिए। ठीक है, तो हमने ई कॉमर्स करना शुरू किया, अल्लाह का करम है उसमें अच्छा रिस्पांस आया। और अब आप ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो इनकम स्ट्रीम्स हैं, एक सोशल मीडिया है और एक ई कॉमर्स है। ठीक है, तो चलें, को इधर से रोटी बंद होती है, इधर से मिल जाती है, यहाँ से बंद होती है, वहाँ से मिल जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे 50 भी इनकम सोर्स हों। मैं एक बात बड़े फ़ख्र से आपको बताऊंगा, वो मेरा ई कॉमर्स हो या सोशल मीडिया हो, मैं रोटी हलाल की खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, इसलिए
वो बहुत ज़्यादा ना भी हो, थोड़ी भी हो, तो मेरा पेट बहुत अच्छे से भरता है, मैं बड़े इत्मीनान की नींद सोता हूँ भाई। आसिफ भाई, कभी ऐसा कोई ब्रांड एंडोर्समेंट को रिजेक्ट किया ऑन द बेसिस कि ये आपके अखलाकियात पर पूरा नहीं उतरता बहुत था? सारे, मैं आपको वो अभी फ़ोन में दिखा दूंगा। इसमें मैं तो, आप कह लें कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोगों को ऐसे करता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि और बहुत ये भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात गलत बंदे को इंडोर्स कर भी देते हैं। ना जानते इंसान हुए, है ना, राइट। इंसान है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही हम सीखते हैं। ज़ाहिर है हमारा बाप दादा कौन सा इसमें कोई बिजनेसमैन था। ठीक है। किसको रिजेक्ट करते हैं? अच्छा, मैं आपको हल्फन एक बात बताता हूँ। डकी की गिरफ्तारी से कई पहले तक ये जो हैं एप्लीकेशंस हमसे रब्ता करते थे। याद रखिएगा, एंडोर्समेंट जो है वो संजीदा लोगों से करवाई जाती है, फनी लोगों से। और हम उनके लिए इस काम में बड़े बेहतरीन लोग हैं। मैंने हमेशा इसको रद्द किया, हत्ता के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दोस्त इंडोर्स करते थे कि आप ये करें, मैंने नहीं किया। अच्छा, तीसरा, वो लोग हमें लिंक्स भेजते थे। ओके। डकी के साथ के या और भी हैं, मैं क्या नाम लूं, अदारे उनके पीछे ना पड़ जाएं, छोड़े, हमें क्या जरूरत है। तो कि भाई ये देखें इन्होंने तो किया, आपने क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा भाई नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट। अच्छा, आप किन लोगों को गलतफहमी की बुनियाद पे कर भी देते हैं? मिसाल के तौर पे किसी का, अभी आज मुझे किसी ने भेजा हुआ था, ये कोई एक बीमारी होती है स्किन की, उसके लिए वो दवा बनाते हैं और वाकई अच्छी बनाते हैं। लाहौर में मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे वो दिखाया, उसके रिजल्ट्स दिखाए, प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैंने पूरी अपनी तरफ से मनोन तहकीक की, भाई आप इसमें स्टीरॉइड का, किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं करते। अब मैंने प्रोडक्ट ली, उसकी वीडियो बना के अपने प्लेटफॉर्म्स पर भी नहीं डाली, उन्हें दे दी। मैंने, यार आप ही लगाएं, मैं नहीं लगाता। मैंने बताया कि ये अच्छी प्रोडक्ट है, आप डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें ताकि आपके जो स्किन के इश्यूज हैं ये हल हो सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, वीडियो तो उनके पास थी, उन्होंने बीच में से काट दिया डॉक्टर के मशवरे से। उन्होंने कहा जी आप इसको इस्तेमाल करें, उन्हें लाती। अब बताएं, इस तरह की ज्यादती करने वाले लोगों के साथ बंदा क्या करे? तो ये पाकिस्तान है, सच माने तो यहाँ पे बस अल्लाह ही माफ़ करे। अगर आपको लगता है आप किसी और मुल्क में होते तो और इसी फील्ड में होते तो मामलात को डिफरेंट होने थे, अर्निंग के, फेम के, बाकी चीज़ों के हवाले मैंने से? पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का ख्वाब नहीं कभी देखा। मैंने एक शहर का ख्वाब देखा है। मेरे अल्लाह ने मुझे 5 दफ़ा मदीना, 4 दफ़ा दिखाया है। 5 दफ़ा सऊदी अरेबिया गया हूँ, अल्लाह का घर 5 दफ़ा देखा है, 4 दफ़ा मदीना शरीफ देखा। उसके अलावा मैं जिया पाकिस्तान में हूँ, मैं पैदा इधर हुआ हूँ, मैं मरना इधर चाहता हूँ, मैं रहना इधर चाहता हूँ। दुनिया के सभी मुल्क खूबसूरत होंगे, बहुत खूबसूरत हैं, मैं घूमता भी हूँ, जाता भी हूँ, देखता भी हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। मुझे पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत है। मैं ये देखता हूँ कि आपकी अमूमन कोई तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है जब आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठे होते हैं। क्या फीलिंग होती है? और जब वहाँ से वापस आते हैं तो उस वक्त की फीलिंग ज़रूर बताइएगा, जब आपको पता है कि यू आर नाउ लिविंग मदीना शरीफ। पता नहीं अगली दफ़ा आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। मैं आपको सच बताऊं तो मैं 4 साल से लगातार मदीना शरीफ जा रहा हूँ। जैसे ही नवंबर दिसंबर पास आता है, क्योंकि इन अयाम में मैं जाता हूँ, तो अंदर एक बेचैनी पैदा होती है कि आप जाएं। अल्लाह ने वसाइल भी दिए हैं, जा सकते हैं। 4 साल से लगातार जा रहा हूँ। इस दफ़ा इरादा किया नहीं जाऊँगा, क्योंकि वजह यह है कि जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाकर भी इतनी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई दोस्त खींच के कहीं ले जाता है, कोई दोस्त खींच के कहीं ले जाता है, पता नहीं क्या क्या चलता है वहाँ पे। खाना खा लें जी, ये कर लें जी, इधर वीडियो बना दें जी, हमारा ये कर दें। और तो और इस दफ़ा तो हमने वहाँ पे एक ब्रांड प्रमोशन भी कर दी। इस दफ़ा जब मैं वहाँ पे गया तो सच बताऊं, दिल बड़ा दुखा अपने आप से। सरकार इसलिए तो नहीं बुलाते ना, हम ये सब कुछ करें, सोशल एक्टिविटीज़ करें। तो बड़ा दुख हुआ, अपने आप से बड़ा नाउम्मीद हुआ। और अब सोच रहा हूँ कि जब भी जाऊँ ना, कोशिश करूँ कि ये सारी चीज़ें, कैमरा, ये सब कुछ बंद करके जाऊँ और वो तड़प लूँ और वो उसको महसूस कर सकूँ। मदीने से पुरसकून जगह मैंने दुनिया में देखी कहीं नहीं। सब्ज गुंबद के सामने बैठना गोया जन्नत में बैठना है मेरे लिए।
उन गलियों का मैं आपको बता नहीं सकता कि वो गलियां क्या हैं जहाँ पे हम चलते हैं और आप दोस्त होते हैं और वो रूहानी बातें, और सिर्फ एक तसव्वुर यार, शायद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे होंगे, वाह वाह। सिर्फ ये, और कुछ नहीं। वो पुरानी तर्ज पे बने हुए घर, तो वो चीजें बस क्या बताऊं। बिल्कुल ठीक है आसिफ भाई, हम ज़रा अब न्यू कमर्स के लिए आपसे कुछ मशवरे लेते हैं कि एक बच्चा है, वो चाहता है कि वो भी आसिफ जट की तरह सोशल मीडिया पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर बने। किस मीडियम में जाना चाहिए, किस नीश को सिलेक्ट करना चाहिए? अगर पॉडकास्टर को बनना चाहता है तो सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं, क्या उसको सबके पॉडकास्ट करने चाहिए, या सीरियस कंटेंट है तो सिर्फ सीरियस पे रहे, मिक्स कंटेंट बनाए, कॉन्टीन्यूसली बनाए, उसकी क्या किस तरह से उसको लेकर चलना चाहिए चीज़ों को? अच्छा देखिए, पहली तो बात है, दुनिया का कोई भी शख्स आसिफ जट नहीं बन सकता। ये तकब्बुराना जुमला नहीं है, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने हमें वाज़े तौर पे बताया कि खलक़ल इंसान अहसनी तकवीम, उसने इंसान को बेहतरीन साख्त में बनाया। अगर आसिफ जट है तो आप आसिफ जट से बेहतर ही हो सकते हैं, आसिफ जट नहीं हो सकते। राइट। क्योंकि आसिफ जट तो अपने बहन भाइयों में भी आसिफ जट ही है। एहसन जट जो है वो आसिफ जट से भी अच्छा है, लेकिन आसिफ जट तो नहीं है ना। आसिफ जट एहसन जट हो सकता है ना, आपकी तरह मैं बन सकता हूँ। अहम बात आपने पूछी कि पॉडकास्टर बनना चाहिए नहीं। आसिफ जट उस्ताद के बगैर नहीं आया जी, और मेरा उस्ताद जिंदगी में कभी सोशल मीडिया उसने शायद इस्तेमाल ही ना किया। मैं उससे फेसबुक पे वीडियोस बनाना और पॉडकास्ट करना नहीं सीख के आया। राइट। मैं उससे सीख के आया कि बात कैसे करते हैं। मैं उससे सीख के आया कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। मैं उससे सीख के आया कि लोगों को नंगा करना हमारा काम नहीं। मैं उससे सीख के आया कि पर्दा डालना हमारा काम। मैं उससे सीख के आया मोहब्बत की बात करना हमारा काम है। मैं उससे सीख के आया प्यार की बात करेंगे, इखलाक में रहेंगे, इख्तलाफ भी करेंगे, अपनी हदूद में रहेंगे। मैं सीख के आया कि नज़रिए से इख्तलाफ करना है, इंसान से नहीं। आप मुझे बताएं, तो बगैर उस्ताद के ये माइक सामने रख के आप आके धड़ाधड़ शुरू हो जाएं और सिर्फ वो सवाल पूछें जो वायरल होगा। सिर्फ आप भी पूछ रहे हैं, आप पूछ सकते थे 1000 चीज़ें ऐसी जो वायरल हो सकती थी। कितने पैसे कमाते हैं आसिफ जट? कौन सी गाड़ी ले सकते हैं आसिफ जट अपनी एक कमाई से? मैं लै सकते होंगे तो 10 साल तो बेचारी उंज ही जलील होंगी भी, को लै ही लेंदे, ले क्यों नहीं रहे? सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आपको वायरल होने का जो कीड़ा है, जो शो का लोगों को, ये आपको कभी एक कामयाब इन्फ्लुएंसर नहीं बनने देगा। ये आप वक्ती तौर पे आएंगे, आपकी हाइप बनेंगे, आप चलेंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ना मिलके कोई ऐसी बात करें जो सदियों तक चले। मैं और आप चले जाएं, लोग याद करें कि इस पॉडकास्ट में बैठ के कितनी मोहब्बत की बात कही थी, कितने दिल जोड़े थे, कितने दुखियों का वो उनकी दिल आज़ारी हुई। जिनकी दिल आज़ारी थी उनके दिल जुड़े, उनको अच्छी बात मिली सुनने को। ये हमारा चक्कर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आसिफ भाई, थोड़ा ये बताएं कि आप क्या हैं? आप लाइफ कोच हैं या आप साइकेट्रिस्ट हैं? क्योंकि आपकी बहुत सी वीडियोस देखते हैं जिसमें आप ज़िंदगी के मसाइल को हल करने का तरीका बताते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाए और किसी का घर ख़राब हो जाए आपके मशवरे से? मिसाल दें मुझे। देखें, मैं उसमें आपको या आपके कंटेंट को किसी चीज़ को जज नहीं कर रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कहाँ से सीखा? मिसाल से बात करें। नहीं, मैं इसमें आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आप कहते हैं, जिस तरह मैं आपकी सुन रहा था, आपने फरमाया कि जॉइंट फैमिली को आप बड़ा इंडोर्स करते हैं, राइट? आप फिर यही तो बात है, आपने तहकीक नहीं की। मैंने मुतअद्दिद आपकी वीडियोस देखी जिनमें आपने तहकीक नहीं की। ठीक है। एक भी सिंगल वीडियो इंटरनेट पे मौजूद नहीं है जिस पे मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम को इंडोर्स किया हो। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अच्छा। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, ना इंडोर्स करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर इंसान को अपनी बीवी के साथ अलग रहने का हक है। अलग रहने से मुराद माँ बाप को छोड़ देना नहीं है। ठीक है। एक कमरा, एक वॉशरूम, एक किचन, आपके पास प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए जिसके अंदर किसी दूसरे शख्स की मुदाखलत ना हो। ये मैं कहता हूँ। तो आप बताएं, मैं आप कह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को इंडोर्स करते? मैंने जहाँ तक जो आपकी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, उसमें आप फरमा रहे थे कि माँ बाप जो हैं, आप उनका दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते घर का। आप सेपरेट भी रहते हैं तो आप उनके साथ रहें, उनको आने दें। अगर 7 भाई हैं, 7 घर हैं, तो जहाँ आए जाएं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसको इसके खिलाफ क्या गलत लगता है? मैं इसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप
चीज़ें बताते हैं, आप चीज़ें डिस्कस करते हैं, आप सास बहू के रिलेशन को डिस्कस करते हैं, तो आपने ये चीज़ें आपने कहाँ से सीखी? ज़िंदगी के तजर्बे से सीखी या कहीं से आपने इसको पढ़ा? आप लाइफ कोच हैं, नहीं साइकियाट्रिस्ट हैं, आप क्या हैं? भाई, मैंने आई नेवर क्लेम्ड दैट आई एम अ लाइफ कोच, नेवर एवर इन माय पॉडकास्ट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी बातें तजर्बे की हैं। कुछ आप बीती, कुछ हम ऐसा बैकग्राउंड रखते हैं। मैं और मेरे जो उस्ताद मोहतरम है मुदस्सर भट्ट साहब, उनके साथ मैंने वक्त गुजारा है। उन्होंने कोई 200 शादियां करवाई हैं। ठीक है। हर दूसरे दिन हम किसी ना किसी मसले में बैठते थे और हम चीज़ों को देखते थे, और उससे पॉजिटिव इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। सो ये हमारे मुशाहिदे हैं। हमने इस सोसाइटी को रीड किया है, इन आंखों से देखा है। राइट। उस तजर्बे की बुनियाद पे बात करते हैं, और जिस चीज़ का इल्म नहीं होता वाज़े तौर पे कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुझसे पूछ लेंगे जी 3 दफ़ा इकट्ठा तलाक देने से आसिफ भाई तलाक हो जाती है, पूछें तो मैं आपको पता क्या कहूँगा? वो मेरा पॉडकास्ट में है। मैंने कहा जी मैं कहना मुफ्ती हूँ, जाके मुफ्ती साहब से मशवरा लें। ठीक है। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि एक शोहर जो है वो किस नहज पे आके तलाक देता है, या एक औरत किस नहज पे आके तलाक देती है, तो वो तो मेरा राइट है ना बात करने का। समझ रहे? ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। आसिफ भाई, अगर अभी कुछ हो जाता है, ना सोशल मीडिया रहता है, ना फेसबुक रहती है, ना यूट्यूब रहती है, फिर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पकौड़े बेचूंगा। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ। पकौड़े बेच लूंगा, फ्रूट बेच लूंगा, बेइंतहा बेचूंगा, बहुत अच्छा निवाला अपने बच्चों के खलक से उतारूंगा, मजदूरी करके भी। ठीक है, लेकिन रिस्क हलाल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं क्यों कम भाई? मैं आपको एक बात बता दूं, और आपके लिए भी है, जो जूनियर्स हैं उनके लिए भी है। मर्द जिस दिन पैसा कमाना छोड़ देता है ना, उसकी जेब खाली, उसकी जगह खाली, घर में उसकी जगह नहीं है। अब आप पूछें ये बात आपने कहां से ली? तो ये जब आप उस उम्र में जाएंगे तो आपको बता जाएगा आसिफ जट ने क्या बात किए थे। ठीक। मर्द को मर्द 3 चीजें बनाती हैं: मोहब्बत में धोखा, जेल की सुलाखें, परदेश। अब आप पूछें ये बात आपने किससे ली? मैं परदेश भी रहा हूं, मैं जेल में भी रहा हूं, मोहब्बत में धोखा भी खाया, सारा कुछ किया। तो भाई ये तजर्बे की बातें हैं, ये आप मुझसे ले लें, आपको जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूं बाहर खड्डा है, आप गिर जाएंगे तो आपने गिर के सीखना है, मेरी बात मान लें। राइट, ये चीज़ है भाई। ठीक है। जो हमारे कुछ भाई बाहर हैं, परदेश में, आपको बहुत देखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, और उनके मसाइल भी आप अमूमन उसको डिस्कस करते हैं, जैसे आपने अभी ये फाइनेंशियल क्राइसिस और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आपको लगता है कि सोसाइटी में ये भी लर्निंग होने वाली है कि अगर एक मर्द है वो बाहर से आपको अमाउंट भेज रहा है, उसको किस तरह से एक्सपेंड करना है? आप थोड़ा सा इस पर ज़रूर बताएं कि उसको कैसे खर्च करना है, कैसे सेविंग करनी है। भाई उनका ये मसला नहीं है, आप सही तरीके से उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जो बाहर के लोग हैं उनका मसला ये नहीं है, उनका मसला ये है कि उनकी बीवी पाकिस्तान में है और बीवी उनकी अपने माँ बाप के पास है। ठीक है, उनके माँ बाप के सास ससुर के पास, सास ससुर के पास। मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता। शादी करनी है तो बीवी को साथ रखो, राइट। मैं कहता हूं, या कम से कम हर 4 महीने बाद एक चक्कर लगा लो घर में, बीवी को मिलो। और अदरवाइज जब आपको देखे बगैर एक रिपोर्ट मिलती है। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, इससे मुझे याद आ गया। एक दोस्त क्या, एक फैन ने कॉल की, उन्होंने कहा कि जी भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला हूँ, सोचा आखिरी दफ़ा आपसे बात कर लूँ। मैंने कहा हुआ क्या? तो कहने लगा कि किचन में थी मेरी माँ और मेरी बीवी ने जो है वो ऐसे गैस को खुला छोड़ दिया। मेरी माँ जब गई तो उन्होंने तीली जलाई और आग लग गई और मेरी माँ मरने वाली थी। मैंने कहा उस वक्त आपकी बीवी किधर थी? अरे वो भी उसी घर में थी। तो मैंने कहा ये बात आपको बताई किसने? उन्होंने कहा जी मेरी माँ ने बताई है, मेरी बहन ने बताई है। तो मैंने कहा आपकी बीवी का क्या मौक़िफ़ है? वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, उसकी जगह अपने आप को रखें या मुझे रखें, और आप भी रखें अपने आप को, और आप गैस का वो खुला छोड़ दें और आप खुद पिछले कमरे में चले जाएं। आप पिछले कमरे में जाएंगे तो अगर कोई तीली लगा दे तो आपको नुकसान नहीं होगा। आप तो उस घर से बाहर निकल जाएंगे। आप मौत के आगे तो कोई भी नहीं खड़ा होता। राइट, बिल्कुल। अच्छा, और बहुत सारे इश्यूज। तो मैंने उसे बताया, मैंने समझाया, मैंने कहा भाई दूसरे एंगल से भी देके देखो। हमारे माँ बाप जो है ना, उनको हम उफ नहीं कर सकते, लेकिन हम
अदर साइड ऑफ द डैम सोच तो सकते हैं भाई हो रिश्तों का तकद्दुस अपनी जगह, लेकिन वो मेरे माँ possibilities बाप तो है ना, राइट? वो फरिश्ता सिफ्त है, फरिश्ते तो नहीं है। जी 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 गलत तो हो ही सकता है ना, गलती तो उनसे भी हो ही जी, सकती ऐसे है। ही तो चलें एक दफा सोच के देखते हैं। अब जब मैंने उसे ये एंगल दिया तो उसे बड़ी बातें समझ आने लगी। उसने कहा अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये। मैंने कहा भाई अपनी बीवी को अपने पास बुलाओ, माँ बाप की खिदमत के लिए तो नौकरानियां होती हैं ना, राइट? बीवियां तो आपके सरों का ताज है, उनको क्यों आपने ये नौकरानी समझ लिया। मैंने थोड़ा सा गाइड किया। अगले दिन वो मुझे फोन करते हैं, कह रहे हैं भाईजान हमारी सुलह हो गई है, बीवी मेरी और मेरी बीवी की, अब वो मेरे पास परदेश में आ रही है, मैं नहीं उसको तलाक दे रहा। थोड़ा सा समझाया, समझ आ गई बात। देखिए परदेशियों का मसला ये है कि एक तो वो बीवी बच्चों से दूर है, हसूले रिस्क के लिए वहां पे हर अरे गहरे नतु खैरे की बातें सुनते हैं। सारी जिंदगी परदेश में काट के जब वो वापस आते हैं ना, तो उनके हाथ में क्या होता है, खाली। औलाद नहीं बनती जी, जी ऐसी है। औलाद नहीं बनती। क्यों? उन्होंने बाप को देखा ही नहीं है। जब देखा नहीं तो उसका ना कोई प्रेशर लिया, ना कोई मुंह से बांधते हैं। और पैसे खत्म तो अमूमन उनके आने तक जो वो भेजते रहते हैं वो खर्च होता रहता है। नहीं, वो तो देखा मंथली भेजते हैं ना, रेमिटेंस होती है वो। और ये फर्ज भी है मर्द का, वो अच्छा करते हैं, भेजते हैं। ये मर्द नहीं कुंभा पालना है ना, वो पालेगा। लेकिन हम सोसाइटी में ये भी तो प्रॉब्लम देखते हैं ना आसिफ भाई, कि एक भाई है वो बड़ा है, वो बाहर है, तो 4 भाई बस इधर सारा दिन पान खाते हैं, सिगरेट खाते हैं, वो कहते हैं जी भाई बाहर है, और वो जो पैसे माँ बाप को भेजते हैं अपने बच्चों के लिए, वो भाइयों के बच्चों में और इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। देखिए पहली बात इसमें बड़े एंगल है। भाई आपको एक उम्र के हिस्से तक पाल जरूर सकता है, जब आपकी शादी होगी तो तब भाई क्या करेगा, राइट? तब तो भाई आपकी बीवी को तो नहीं पाल सकता ना। फिर जब आपके बच्चे होंगे तो भाई आपके बच्चों को तो नहीं पाल सकता। तो वो लोग तो बड़े बेवकूफ हैं जो भाइयों के सहारे बैठे हुए हैं। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और इसमें जो चीज देख के दुख होता फिर है, एक और चीज ये है, मैं आपको ये भी बता दूं, वो 4 भाई जिनका एक भाई बाहर कमा रहा है, उन 4 भाइयों से सवाल ये पूछना है कि जब आपकी शादी हो जाएगी और आपके बच्चे हो जाएंगे और उस बाहर वाले भाई के भी बच्चे होंगे, तो आपकी बीवियां जब मुआवजा करेंगी उसके साथ कि उसकी बीवी तो इतनी खुशहाल है, उसकी बीवी ने तो इतना सोना पहना, उसकी बीवी तो फलां ब्रांड का सूट पहनती है, उसका बच्चा तो फलां स्कूल में पढ़ता है, और आप जी बिल्कुल ठीक। मैं जो बात कर रहा था कि ये चीज़ देखकर दुख भी होती है कि वो कई साल तक पूरी फैमिली को फीड करते हैं, लेकिन जब वो एक टाइम पर आके डिसाइड करते हैं कि मेरा ख्याल है हमें अब शायद अपनी फैमिली की तरफ थोड़ा फोकस करना चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए, तो रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है आसिफ भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपने चाहने वालों के लिए आखिर में कोई पैगाम दे दीजिए। बस पैगाम आपके लिए सबसे पहले बहुत सारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप बहुत ही अजीम माँ के बेटे हैं, बहुत अजीम बाप के बेटे हैं। क्यों आप आज के इस नफरतों के दौर में प्यार की बात करते हैं, अदब आपके लफ्ज़ से झलकता है, जो कि मुझे आज के नौजवान में बहुत कमी मिलती है। मुझे आप जैसे लोगों से बड़ी हिमायत है और सपोर्ट मेरी हमेशा आपके साथ रहेगी। एक चीज़ व्यूवर्स के लिए पैगाम का आपने कहा, तो वो बस इतना सा पैगाम रहेगा कि ज़रूरी नहीं कि आप हर बुरी चीज़ को एक्सपोज करें, ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हर बुरी चीज़ के ऊपर पर्दा डालें अमानत समझ के। अब आप पूछें क्यों पर्दा क्यों डालूं, मुझे सामने नज़र आ रहा है कि इधर बैठ के शराब पी रहे हैं, मैं क्यों पर्दा डालूं? क्योंकि सच जाने मेरे अल्लाह ने मेरे और आपके ऊपर ऐसा पर्दा डाला हुआ, आज वो पर्दा हट जाए, दुनिया का सबसे गलीज इंसान आसिफ जट। बिल्कुल। जब मालिक ने पर्दे डाले हुए, आप क्यों लोगों को नंगा करते हैं? मोहब्बत की बात करें और पर्दा डालने की बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।